दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पेट्रोल डीजल 15 दिन में 9 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। माल भाड़ा 16% बढ़ने की आशंका, बिगड़ेगा बजट। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी से लेकर आम लोग तक सभी प्रभावित हुए हैं। जिस रफ्तार से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर बाजार पर हो रहा है। पिछले 15 दिन में ही पेट्रोल और डीजल 9 रुपये 16 पैसे महंगा हो गया है। बाजार मामलों से जुड़े जानकार और व्यापारी कहते हैं कि इसका सीधा असर माल भाड़े पर पड़ेगा और इसमें 16% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष जसवीर सिंह कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा 16% तक बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इससे आम आदमी पर भी महंगाई का बोझ पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि भारत में डीजल की सबसे ज़्यादा खपत ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। दाम बढ़ने पर यही दोनों सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। डीजल के दाम बढ़ने से खेती से लेकर उसे मंडी तक लाना महंगा हो गया है और इससे आम आदमी और किसान दोनों का बजट बिगड़ सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिजाब, हलाल और लाउड स्पीकर के बाद कर्नाटक में फल दुकानों को लेकर विवाद। जी हाँ दोस्तों, हिजाब, हलाल और लाउड स्पीकर के बाद कर्नाटक में एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। राज्य के कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हिंदुओं से अपील की है कि वो फल बेचने के व्यापार में उतरें, क्योंकि इस व्यापार पर मुसलमानों ने कब्जा जमा रखा है। हिंदू जन जागृति समिति ने मंगलवार को कहा कि फल बेचने वाले ज़्यादातर मुसलमान हैं और उन्होंने पूरी मार्केट पर कब्जा जमाया हुआ है। ये लोग कई पीढ़ियों से फल बेच रहे हैं, इसीलिए नए फल व्यापारियों के लिए अपना व्यापार चलाने में दिक्कत हो रही है। समिति ने आगे कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप किससे सामान खरीदें, आपका जिससे मन करता है उससे सामान खरीदें। हम बस ये चाहते हैं कि फल के व्यापार में हिंदू भी शामिल हो। समिति ने कहा कि हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि वो इस काम से गरीब फल व्यापारियों की इस काम में मदद करे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाला साहेब ठाकरे का चेला हूं, गोली मार दो पर झुकूंगा नहीं। ईडी के एक्शन पर भड़के संजय राउत। जी दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी की ओर से अपने फ्लैट और प्लॉट कुर्क किए जाने को लेकर कहा कि भले ही मुझे ही गोली मार दी जाए या फिर जेल भेज दिया जाए, मैं चुप नहीं बैठूंगा। संजय राउत ने कहा कि मैं बाला साहेब ठाकरे का चेला हूं और झुक नहीं सकता। संजय राउत ने कहा कि प्रॉपर्टी का मतलब आखिर क्या होता है? क्या मैं मेहुल चौकसी हूं, नीरव मोदी हूं या फिर विजय माल्या हूं? मैं अंबानी या अडानी भी नहीं हूं। मैं जिस घर में रहता हूं वो छोटा सा है। मेरा जो पैतृक स्थान अलीबाग है वहाँ 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। जो भी हमने लिया है वो मेहनत की कमाई से खरीदा है, जो 2019 में ली गई थी। संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई को बदले का एक्शन बताया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बदले की कार्रवाई से हो रहा है। मुझे पहले ही धमकियां मिल रही थी कि यदि आप महाराष्ट्र की सरकार गिराने में सहयोग नहीं करेंगे तो फिर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होगी। बेहद तल्ख अंदाज में दिख रहे शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे हमें गोली मार दो, प्रॉपर्टी जब्त कर लो या फिर जेल भेज दो। संजय राउत बाला साहेब ठाकरे का चेला है, चुप नहीं बैठेगा और आप लोगों की पोल खुलता रहेगा। 2 सालों से कार्रवाई चल रही है लेकिन मैं चुप नहीं बैठा। अब जिसे फुदकना है फुदकता रहे, नाचता रहे। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी की बड़ी कार्रवाई, केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार और फर्मों की संपत्ति कुर्क। सीबीआई ने दर्ज किया था मामला। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर हुई है, जिसमें उसके परिवार और फर्मों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। सत्येंद्र जैन के परिवार और फर्मों से संबंधित संपत्ति की कुर्की के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7 राज्यों को मौसम विभाग ने दी चेतावनी, 5 दिनों तक चलेगी हीट वेव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए बताया कि आगामी 5 दिनों तक देश में कम से कम 7 राज्यों में हीट वेव का खतरा रहेगा। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार तापमान बढ़ने की जानकारी दी है। मौसम विभाग के ट्वीट में कहा गया है कि तेज तापमान के कारण लू लपट चलेगी, ऐसे में लोग दोपहर की तेज धूप में जाने से बचें। मौसम विभाग ने बताया कि मेघालय में मंगलवार को तेज बारिश होने या कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्व भारत के मेघालय और उसके आसपास के इलाकों में मौसम खुशगवार बना रहेगा। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होगी और इसके अलावा 5 से 8 अप्रैल के बीच पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तेज बारिश होने की आशंका है। मौसम में बदलाव के कारण बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में तेज हवाएं चलेंगी और इसमें हवा की गति 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। और इधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका की ओर वाले तटों पर नौका आदि की गतिविधि न हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पप्पू यादव ने की चिराग पासवान से मुलाकात, जाप प्रमुख ने भाजपा को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मंगलवार को लोजपा रामविलास चिराग पासवान के पटना स्थित घर पर मुलाकात की और इसी के साथ आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान उन्होंने 12 जनपद को खाली कराए जाने के तरीके पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि रामविलास मेरे पिता समान थे, हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक साथ राजनीति की और ऐसे में उनकी तस्वीर को सड़क पर फेंका हुआ देखना दुखदाई रहा। उनकी तस्वीर को जमीन पर फेंकना दलितों का अपमान है। पप्पू यादव ने कहा कि हम लोगों की मेंटालिटी एक जैसी है, हम लोग आपस में भाई हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नवरात्रों में मांस पर प्रतिबंध, ओवैसी ने पीएम मोदी को घेरा, बोले मांस अशुद्ध नहीं है, ये लहसुन और प्याज जैसा ही भोजन है। जी हाँ दोस्तों, 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव के दौरान भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा मांस की दुकानों को बंद करने की कार्रवाई को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। दरअसल आपको बता दें कि SDMC के मेयर मुकेश सुरियान ने सोमवार को नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर नवरात्रि उत्सव के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली मांस की दुकानों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर की चिट्ठी पर AIMIM नेता ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर कहा कि मोदी बड़े उद्योगपतियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अपने वैचारिक गुर्गों के लिए कट्टरता में ईज ऑफ डूइंग चाहते हैं और मांस की दुकानें बंद करने से होने वाली नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मांस अशुद्ध नहीं है, ये सिर्फ लहसुन या प्याज जैसा ही भोजन है। अगर लोग मीट खरीदना नहीं चाहते तो सिर्फ 99% नहीं 100% लोगों के पास मांस नहीं खरीदने का विकल्प है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओवैसी चाहते हैं कि इसको लोगों के विकल्प पर छोड़ देना चाहिए। अगर लोग नहीं खाना चाहेंगे तो खुद ही नहीं खरीदेंगे, इसको बंद करवाना गलत है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लगातार बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक कंपनी बन गई है जो बढ़ी हुई लागत का पैसा जनता से वसूल कर रही है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आज के महंगाई के दौर में कंपनियां बढ़ती हुई लागत जनता से वसूल रही हैं और अपना लाभ कम नहीं कर रही हैं। लोकतंत्र में सरकार की भूमिका राज करने की नहीं बल्कि ऐसी नीतियां बनाने की होती है जो जनहित के लिए नियंत्रण रखे और जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न ना कर सके। भाजपा एक कंपनी बन गई है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा एक कंपनी बन गई है? कमेंट करके जरूर बताइए। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक समाचार रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज इन इंडिया एज कंपनीज पास ऑन हायर प्राइसेस को भी टैग किया है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी का बड़ा हमला, बोली कई राज्यों में चल रहा है भाजपा का विभाजनकारी एजेंडा, हम डरेंगे नहीं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार सुबह कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की और संसद में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को एकजुट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए आगे की राह पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लचीलेपन की भावना
की कड़ी परीक्षा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी देश में विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। सभी राज्यों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। एजेंडे को पूरा करने के लिए भाजपा जबरन इतिहास के साथ छेड़खानी कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा और उसके नेताओं का विभाजनकारी और ध्रुवीकरण का एजेंडा कई राज्यों में चल रहा है और हम सभी को एक साथ खड़े होकर नफरत वाली ताकतों का सामना करना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा और संपत्ति का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। जी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की संपत्ति सुरक्षित रखने और पढ़ाई सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि बच्चों के माता पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका पड़ोस के स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। शीर्ष अदालत ने राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट दायर करते हुए ऐसे बच्चों की शिक्षा की स्थिति बताने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के नेतृत्व वाली बेंच ने राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से दायर स्थिति रिपोर्ट में की गई मांगों को देखने और न्याय मित्र एवं वकील गौरव अग्रवाल की दलीलें सुनने के बाद दिए हैं। अदालत कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों की देखरेख, शिक्षा आदि से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। पिछली तारीख पर बाल आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करते हुए ऐसे बच्चों की संपत्ति सुरक्षित करने और संपत्ति पर देनदारियों के संबंध में ध्यान दिए जाने के जिलाधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, आज भी कोई राहत नहीं। पटना से मुंबई तक डीजल भी 100 के पार। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं और आज भी इसमें कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली से पटना तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 सप्ताह में 13वीं बढ़ोतरी हुई है और अब देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल 103 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। वहीं डीजल भी शतक लगा रहा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 104 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल का दाम 95 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 95 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में डीजल सबसे महंगा यानी कि 106 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है और वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का दाम सबसे ऊंचा यानी 122 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में ही 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, नहीं होगा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और यहाँ फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। कमलनाथ राज्य छोड़कर केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी वही होंगे। भोपाल में सोमवार को हुई पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के सभी क्षत्रप मौजूद थे और सबने सर्वसम्मति से कमलनाथ के नाम पर मुहर लगाई। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से जारी है। बीजेपी और कांग्रेस जी जान से जुट गए हैं और इसी सिलसिले में भोपाल में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि चुनाव पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और इसी के साथ कमलनाथ के केंद्रों में जाने या पीसीसी चीफ का पद छोड़ने की अटकलें पर भी विराम लग गया है। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन किए जाएंगे और हर 15 दिनों में दिग्गजों की बैठक होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भगवंत मान की सरकार का एक और बड़ा फैसला, पंजाब में होगा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीएम भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि राज्य में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एडीजी रैंक का अधिकारी हेड करेगा। वहीं मंगलवार सुबह भगवंत मान की ओर से राज्य में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्य में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है और एडीजी रैंक का अधिकारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को हेड करेगा। बता दें कि भगवंत मान के सीएम पद की शपथ लिए हुए 20 दिन का समय हो चुका है और पहली बार आम आदमी पार्टी किसी पूरे राज्य में
सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही राज्य में अपराध से जुड़ी हुई घटनाएं ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सीएम भगवंत मान पर सवाल उठाए जा रहे थे और इन्हीं बातों को देखते हुए पंजाब सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार कब पद छोड़ने वाले हैं? कांग्रेस के वरीय नेता ने सीएम के सीक्रेट प्लान का कर दिया पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर इन दिनों गहमा गहमी तेज है। चुनाव प्रचार को लेकर विभिन्न दलों के नेता यहां पहुंच रहे हैं और इस दौरान तरह तरह के दावों और प्रतिदावों सुनने को मिल रहे हैं। और इसी क्रम में मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं। उन्होंने संभावना प्रकट की है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद सीएम इस पर अमल कर सकते हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बिहार में होने वाले संभावित बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच हुए विवाद के संदर्भ में भी अपनी बातों को विस्तार से रखा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वर्तमान बिहार सरकार की विफलता को लेकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले बीजेपी के किसी नेता में काबिलियत नहीं है। जहां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद की तरफ से प्रदेश में योगी मॉडल को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा ही नहीं, क्योंकि यहां के दोनों डिप्टी सीएम स्वयं को काबिल नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि तारकिशोर प्रसाद के बयान ने ये साबित कर दिया कि उनके नेताओं में सीएम पद की या काम करने की काबिलियत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास बिहार के लिए सीएम का कोई चेहरा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने साबित कर दिया है कि सीएम बनकर काम करने की काबिलियत किसी में नहीं है और इसका मतलब है कि भाजपा में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राज्यसभा में हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और इसकी वजह से उच्च सदन की कार्रवाई 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पीठासीन उपसभापति सस्मित पात्रा ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम पुकारा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा सदन में भी हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईंधन की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला, कहा यह है प्रधानमंत्री मोदी की जन धन लूट योजना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना है। उन्होंने मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और ट्रक के पेट्रोल टैंक फुल कराने की मौजूदा कीमत की तुलना 2014 के समय की कीमत से करते हुए एक ग्राफ भी ट्विटर पर साझा किया और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना है ये। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब हर सुबह अपने साथ उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी लेकर आती है। ईंधन लूट की नई किस्त में आज सुबह भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। सीएनजी भी 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को वोट मतलब महंगाई को जनादेश। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। 2 सप्ताह से भी कम समय में पेट्रोल की कीमत में कुल 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर अब 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 95 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस या बीजेपी के दबाव की वजह से पीएम मोदी की बोलती है बंद। करौली की घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अप्रैल को करौली में धार्मिक जुलूस के दौरान हुए पथराव का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद एक बार फिर लिंचिंग की घटना हुई है और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो लिंचिंग करने वाला असामाजिक तत्व है।
है। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम के उस बयान का देश ने स्वागत किया था, लेकिन आरएसएस या भाजपा का उन पर दबाव पड़ा होगा और इसके बाद से उनकी बोलती बंद हो गई है और उसके बाद से वो नहीं बोले हैं कुछ। राजस्थान के सीएम ने कहा कि पीएम को आगे आना चाहिए और हिंसा की निंदा करनी चाहिए, भले ही इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो। कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी असामाजिक हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करें और हिंसा की निंदा करें। देश में कानून का राज रहे और सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करें और वो कहें कि वो हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे।